अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज तारीख है 17 दिसंबर और सुबह के 6 बजे हैं। मैं आपका मेज़बान आप सभी के सामने हाजिर हूं। लेकर आया हूं 16 बड़ी खबरें जो आज की सबसे अहम घटनाओं और मुद्दों पर आधारित हैं। हर खबर आपके लिए महत्वपूर्ण और जरूरी है, तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन से। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान, 95% परमाणु हथियार हुए आधुनिक। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि रफा में इमारत गिरी, इजरायली सेना को बड़ा झटका। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि यूरोपीय संघ का 15वां प्रतिबंध, 52 रूसी जहाजों पर बड़ी कार्रवाई। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि गजा में शहीदों की संख्या 45,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं हम इसमें बात करेंगे कि टाइटस में इजरायली हमला, मिसाइल बेस तबाह हो चुका है। दोस्तों खबर पर चलेंगे, पर उससे पहले जब मुझसे पूछा जाता है कि तुम शिया हो या सुन्नी, तो मेरा जवाब सीधा और साफ होता है, मैं सिर्फ मुसलमान हूं। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग इस जवाब से खुश नहीं होते। क्या इस्लाम ने हमें यही सिखाया है? कुरान और हदीस ने तो हमें एकजुट रहने की ताकीद की है। फिर ये शिया सुन्नी की दीवारें कौन खड़ी कर रहा है? जो लोग इस्लाम के नाम पर ये जहर घोलते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि इससे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के दुश्मनों का फायदा हो रहा है। क्या हमारा मजहब हमारी पहचान नहीं है? क्या सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है? शिया सुन्नी की बहस करके आप इस्लाम के किस हिस्से की मदद कर रहे हैं? सोचिए, ये फूट डालने वाले कौन हैं और कौन असली एजेंडा क्या है? इस उम्मत को बांटना बंद कीजिए। अगर सच में इस्लाम की फिक्र है तो अपनी पहचान सिर्फ एक मुसलमान की तरह बनाइए और उम्मत को एकजुट कीजिए। मेरा पैगाम साफ है, मैं ना शिया हूं ना सुन्नी हूं, मैं सिर्फ मुसलमान हूं और मुझे गर्व है मेरी इस पहचान पर। और अगर आपको गर्व है आपकी पहचान पर, तो 500 लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं मुसलमान हूं। वही शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके देश की रणनीतिक परमाणु ताकत के 95% हथियार अब आधुनिक हो चुके हैं। यह घोषणा उन्होंने एक खास बैठक में की, जहां रूस की सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। पुतिन ने कहा कि इस कदम रूस की रक्षा को और मजबूत बनाएगा और हर चुनौती का जवाब देने में मदद करेगा। वहीं आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रफा में इजरायली सेना को बड़ा झटका लगा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गजा के दक्षिण हिस्से रफा में एक बड़ा सुरक्षा हादसा हुआ है। इजरायली मीडिया ने बताया है कि एक इमारत गिरने से सेना के कई जवान घायल हो गए और घटना के समय सैनिक वहां मौजूद थे जो मलबे के नीचे ही दबकर मर गए। घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं आप तीसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाया 15वां प्रतिबंध, 52 जहाजों पर बड़ी कार्रवाई। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ अपना 15वां प्रतिबंध लागू किया है। इसमें 52 जहाजों को निशाना बनाया गया है जो तेल, हथियार और अनाज पर पश्चिमी पाबंदियों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद अब कुल 89 जहाजों को प्रतिबंधित सूची में शामिल कर लिया गया है। वहीं आप चौथी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका की कार्रवाई पर रूस हटाएगा मिसाइल प्रतिबंध। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका अपनी इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलें तैनात करता है तो रूस भी अपनी खुद की लगाई गई मिसाइलों पर पाबंदी हटा देगा। पुतिन ने यह बयान देते हुए साफ किया कि रूस अपने सुरक्षा हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करने वाला और पुतिन झुकेगा नहीं, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। वहीं आप पांचवी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन से तेल अवीव की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की जानकारी मिली है। इसे रोकने के लिए इजरायली फाइटर जेट्स तुरंत एक्शन में आए हैं और इंटरसेप्टर मिसाइल भी लॉन्च की गई है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर तनाव
और बढ़ गया है। वहीं आप छठी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएई ने जताई बड़ी चिंता, असद को हटाने वाले गुटों के इस्लामिक जुड़ाव पर सवाल खड़े किए हैं। यूएई ने सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने वाले गुटों के इस्लामी जुड़ाव पर चिंता व्यक्त की है। यूएई का कहना है कि ये गुट क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस बयान से मध्य पूर्व की राजनीति में नए सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं आप सातवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका की चेतावनी, सभी नागरिक तुरंत सीरिया छोड़ दें। अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत सीरिया छोड़ने की सलाह दी है। यह चेतावनी क्षेत्र में संभावित जवाबी हमले के खतरे को देखते हुए जारी की गई है। अमेरिका ने इसे सुरक्षा के लिए एक बड़ा अहम कदम बताया है दोस्तों। वहीं आप आठवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिका ने सीरियाई दूतावास पर नया सीरियाई झंडा फहराने का फैसला कर दिया है। अमेरिका ने वॉशिंगटन में स्थित सीरियाई दूतावास पर नया सीरियाई झंडा फहराने का फैसला किया है। यह कदम सीरिया में मौजूदा हालात और नई सरकार के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका का यह निर्णय क्षेत्रीय राजनीति में नए संकेत देता है, जो कि यह बताता है कि कैसे तहरीर अल शाम को फंडिंग अमेरिका द्वारा जारी थी। वहीं आप नौवीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हार्टिस की रिपोर्ट, इजरायली वायुसेना अगले बड़े मिशन की तैयारी में। इजराइल के अखबार हार्टिस ने रिपोर्ट किया है कि इजरायली वायुसेना मध्य पूर्व में अपने अगले बड़े मिशन की तैयारी कर रही है। यह मिशन क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल की सुरक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए एक अहम माना जा रहा है। वहीं आप 10वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल ने सीरिया में मिसाइल बेस को बंकर बस्टर बम से तबाह कर दिया है। इजराइल ने सीरिया के टार्टस में स्थित एक भूमिगत मिसाइल बेस पर हमला कर रहे बंकर बस्टर बम से तबाह कर दिया है। माना जा रहा है कि इस बेस में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें रखी गई थी। यह बेस सोवियत युग की रक्षा प्रणाली से सुरक्षित था, लेकिन हमले के समय वह सिस्टम सक्रिय बिल्कुल नहीं था। वहीं आप 11वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की का बड़ा बयान, नई सीरियाई सरकार के अनुरोध पर देंगे सैन्य सहायता। तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर नई सीरियाई सरकार अनुरोध करती है तो तुर्की उन्हें सैन्य सहायता और प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। यह बयान क्षेत्र में तुर्की की सक्रिय भूमिका को दर्शाता है और सीरिया के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं आप 12वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया के टार्टस में इजरायली हमले के बाद बड़ा धमाका, भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए हैं। सीरिया के टार्टस में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद एक गोला बारूद डिपो में बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से मशरूम के आकार का धुआं उठता देखा गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि रिक्टर स्केल पर 3 तीव्रता का भूकंप अलर्ट दर्ज किया गया। क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है। वहीं आप 13वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान का अमेरिका और ब्रिटेन पर बड़ा आरोप। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन के यमन के बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है। उन्होंने इन हमलों को यमन और पश्चिम एशिया क्षेत्र को अस्थिर करने वाला कदम बताया है। बघाई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, इस्लामिक देशों और वैश्विक संगठनों से यह अपील की कि वे इन हमलों के खिलाफ ठोस कानूनी और मानवतावादी कदम उठाएं। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन पर यमन में लगातार सैन्य हमले और गजा में नरसंहार को समर्थन देने का भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने यमन की ओर से फिलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता जाहिर करते हुए कहा कि इजरायली कब्जे और हिंसा का विरोध जारी रहेगा। बघई ने क्षेत्र में मानवता पर स्थिरता बनाए रखने की वैश्विक जिम्मेदारी पर खासा जोर दिया है। वहीं आप 14वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि उनका दमिश्क छोड़ना पहले से योजना के तहत बिल्कुल नहीं था।
सीरियाई प्रेसिडेंसी के टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में असद ने कहा, पहले मेरा सीरिया से जाना ना तो पहले से तय था और ना ही ये लड़ाई के आखिरी पलों में हुआ। जैसा कुछ लोग दावा कर रहे हैं, इसके विपरीत मैं 8 दिसंबर 2024 को रविवार सुबह तक दमिश्क में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था। रूसी और अरब मीडिया ने सोमवार को इस बयान की रिपोर्ट की, लेकिन इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई। बयान में असद ने कहा कि जब राज्य आतंकवाद के हाथों में चला जाता है और किसी भी तरह का सार्थक योगदान देना असंभव हो जाता है, तो किसी भी पद का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। 8 दिसंबर को हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोहियों ने उत्तर पश्चिम के अपने गढ़ से 12 दिनों में तेज हमले के बाद दमिश्क पहुंचकर असद सरकार को उखाड़ फेंका था। वहीं आप 15वीं खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में शहीदों की संख्या 45,000 के पार पहुंच चुकी है। फलस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जायोनी शासन के हमले शुरू होने के बाद से अब तक 45,028 लोग शहीद हो चुके हैं। ये आंकड़ा गजा में जारी हिंसा और तबाही की गंभीरता को दर्शाता है। स्थिति दिन ब दिन और भयानक होती जा रही है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं आप 16वीं और आखिरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गजा में इजरायली सेना पर लगातार हमले। तूफान अल अक्सा के 347वें दिन भी सराय अल कुदूस, जो इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का एक सैन्य विंग है, उसने उत्तरी गजा के जबलिया कैंप के पास अबू हुसैन स्कूल के आसपास एक इजरायली मार्कवा टैंक को निशाना बनाया। सोमवार को सराय अल कुदूस के युद्ध मीडिया ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें जबालिया कैंप के बीच इजरायली सेना के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर तोप से किए गए हमले को दिखाया गया। रविवार को हमास के सैन्य विंग इजुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड ने जबलिया के पूर्वी इलाके में एक इजरायली सैनिकों को स्नाइपर से निशाना बनाया। वहीं उमर अल कासिम फोर्स, जो डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन की सैन्य शाखा है, उसने रफा के पूर्वी इलाके में अल जनीना पड़ोस में इजरायली सेना के ठिकानों पर मोर्टार गोले दागे। साथ ही अल आसिफा फोर्स, जो फतेह आंदोलन की सैन्य शाखा है, उसने उत्तरी गजा के सफातवी इलाके में अल फौज मस्जिद के पास इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों पर 60 mm मोर्टार से हमला किया। गजा में इजरायली सेना और स्थानीय संगठनों के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। नाजरीन, कैसी लगी आपको ये 16 बड़ी खबरें? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।